नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की, आखिर किस तरह से ये असर डालेंगे वहां की सियासत पर। अखाड़े की लड़ाई में आखिर सियासत क्यों कूदी, इस पर भी आज हम विशेष चर्चा करेंगे। और झारखंड में सरकारी योजनाओं में किस तरह से लूट मची हुई है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि कनाडा में भारतीय छात्रों को सरकार का अब साथ मिल गया है। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सहित तमाम तैयारियों की होगी समीक्षा। बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल वैचारिक रूप से शून्य। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोधी दलों पर तीखा हमला। कहा, सतत विचारधारा के साथ चलती है बीजेपी। झारखंड में सरकारी योजनाओं में लूट का खुलासा। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के केंद्रीय स्कॉलरशिप योजना में करोड़ों रुपए की लूट। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में भी किसानों के पैसे हड़पे। बीजेपी का आरोप, गठबंधन सरकार ने लूट की है खुली छूट। और देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,07,000 के आंकड़े को पार। इस साल 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई। 702 हुई कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या। बेहद गंभीर तूफान में बदल चुका बिपरजॉय अगले 36 घंटों में और होगा तेज। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत दक्षिणी गुजरात में हो सकता है असर। और इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत अब पंचायत चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जिस जल्दबाजी से इसकी घोषणा की गई है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्षों से सियासी घमासान और हिंसा के चलते सुर्खियां बटोरते रहे हैं। एक चरण में चुनाव की घोषणा ने राजनीतिक दलों को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। राजनीतिक दल इस घोषणा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि एक चरण में ये चुनाव कैसे कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने एक ही चरण में 8 जुलाई को चुनाव की घोषणा की है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 15 जून को खत्म हो जाएगी। यानी आनन फानन में चुनाव कराए जा रहे हैं। और ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव की जल्दबाजी में हुई घोषणा को लोकतंत्र की हत्या बताया है। शुभेंदु कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि 5 दिन के नामांकन में 2 दिन वीकेंड की छुट्टी रहेगी। यह न्याय संगत नहीं है और लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं इसको। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने सवाल उठाया है कि 60,000 से ज्यादा बूथों पर एक दिन में चुनाव कराना असंभव है। उनका सवाल है कि एक दिन में 60,000 बूथ पर कैसे चुनाव कराए जाएंगे। सुकांता मजूमदार को इसलिए रिगिंग की आशंका है। सुकांता मजूमदार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की है। पिछली बार की चुनाव प्रक्रिया में हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था, तब जाकर विपक्ष के लोग नामांकन करने में कामयाब हो पाए थे। अन्यथा जो सरकार के विरोधी थे वो नामांकन भी नहीं कर पा रहे थे। फिर भी नामांकन न होने के कारण अधिकांश सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। तो अगले पक्ष को नामांकन न करने देने की रणनीति होती है और इसलिए हाईकोर्ट को पिछली बार दखल देना पड़ा था। सीपीएम के दौर से ही पंचायत चुनाव को अस्तित्व के सवाल से जोड़ा जाता रहा है। बूथ लूटने के साथ हिंसा की घटनाएं प्रमुखता से होती हैं। अपने कैडर को ग्रामीण अंचल में जिताने के लिए सत्ताधारी पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। लोकतंत्र हाशिए पर धकेल दिया जाता है। लेकिन ओबीसी कमीशन का आरोप भी चौंकाने वाला है कि स्थानीय सरकार बांग्लादेशी प्रवासियों को ओबीसी और एसटी लिस्ट में शामिल करके अपने लिए मजबूत वोट बैंक बना रही है।
तो ये आरोप भी अपने आप में बड़ा है। और बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमारा कुछ सवाल है, जैसे इलेक्शन को अगर फ्री एंड फेयर करना है तो विदाउट सेंट्रल फोर्सेस ये इम्पॉसिबल है, और पश्चिम बंगाल की इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है एक ही फेज में वो इलेक्शन कराएगी। पश्चिम बंगाल पुलिस एक ही फेज में इतने सारे बूथों को, लगभग 63,000 पंचायत के मेंबर्स का इलेक्शन होगा, तो इसके लिए उनके पुलिस के पास इतना पुलिस बल ही नहीं है कि वो सारे बूथों को सुरक्षा दे पाए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, एक ही चरण में चुनाव, 60,000 बूथ पर, और ऐसे में जब इसके पहले हिंसा का और निर्विरोध चुनाव का एक बड़ा जो है इतिहास रहा है, ऐसे में मंशा पर प्रश्न उठना, नियत पर प्रश्न उठना लाजमी है, क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, मैं ये बात बता रहा हूं कि जैसे सुकांत मजूमदार प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बता रहे थे कि 63-65,000 बूथ है, पंचायतों की सीट है, तो आप मान लीजिए कि अगर दो दो करके लोग भी यहाँ पे नॉमिनेशन देना चाहते हैं तो करीब वो 1,20,000 के आसपास, 1,25,000 के आसपास जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसमें कांग्रेस है, वाम मोर्चा है, बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, बाकी लोग है, तो मतलब 2 से 2.5 लाख लोग कम से कम इसमें अपना नॉमिनेशन देना चाहेंगे जी। तो ये नॉमिनेशन आज 9 तारीख और 15 तारीख तक बीच में, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है, ये सही है कि बीच में शनिवार और रविवार छुट्टी है, तो सिर्फ 5 दिनों में फिजिकली जाके 2.5-3 लाख लोग अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये कितना दूर तक संभव है ये तो किसी को मालूम नहीं है। और ऑनलाइन का भी सेटअप भी जारी, अभी तक तैयार नहीं हुआ। पिछले बार जिस तरह से आपने कह रहा था कि निर्विरोध करीब 30% तृणमूल कांग्रेस के लोग निर्विरोध चुने गए थे, क्योंकि अपोजिशन के लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने ही नहीं दिया गया। तो बाद में फिर अदालत के इंटरवेंशन से एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया था, जो इस बार है ही नहीं अभी तक। आज 9 तारीख करीब करीब पूरा ही हो गया है, तो मतलब अगले 4 दिनों में इतने लोग कैसे अपना नॉमिनेशन भरेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और 8 जून को अनाउंस किया जा रहा है, 8 जुलाई को चुनाव है, और इसमें कैंपेन का टाइम ही नहीं है। कैंपेन का टाइम कहां है? तो ये जिस तरह से आनंद फानंद में ये कल चुनाव की घोषणा किया गया, और जैसे हमारी रिपोर्ट में निखिल आपने बता रहे थे कि बंगाल की पंचायत चुनाव अपना ताकत को जमीनी क्षेत्र पर पूरी तरह से कायम रखने के लिए काफी जरूरी है, और वाम मोर्चे की समय से ये अभी तक ये सिलसिला जारी है, जिसमें कई लोग मरते हैं चुनाव के दिन। कभी कभी तो ये भी हमारे पास आंकड़े हैं कि किसी चुनाव के दिन बंगाल में 48 लोगों की मौत हो चुके हैं, पिछले बार 15 लोगों की मौत हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे की चुनाव कैसे होना है, जो अभी कोर्ट में, अदालत में एक सुनवाई जारी है, एक शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने सेंट्रल फोर्स की मांग की है, और उस तरफ अधीर रंजन चौधरी ये 8 जुलाई को और पीछे ले जाने की मांग की है। दोनों का ही जो सुनवाई है ये जारी है निखिल। जी जी, तो आपके मुताबिक किस तरह से ये रणनीति है, क्योंकि ये जिस आनंद फानंद में ये चुनाव कराए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच जरूर होगी सत्ताधारी दल की। और दूसरा सवाल इसी में से जुड़ा हुआ है कि बीजेपी कैसे काउंटर करेगी, क्या रणनीति आपको लगती है? देखिए, बीजेपी की तरफ से जहां तक मुझे मालूम है कि कई महीना 2 महीना पहले से इन लोगों ने बूथ सशक्तिकरण की जो इनका एक कार्यक्रम रखा गया था, इसके जरिए वो गांव-गांव तक बूथ पहुंचने का अपना काम शुरू कर दिए हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की जो बयान आपने सुने हैं, उनमें वो लोग पीछे नहीं जाने की बात कह रहे हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए। कल भी सुकांत मजूमदार ने जो बताए थे मीडिया को, और मुझे भी बताया कि हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, हर जगह पे हमारी सब तरह की तैयारी है, लेकिन कहानी यह है कि निर्विरोध और ना हो जाए, तो इसीलिए शांतिपूर्ण और गांव के लोग आके अपना वोट डाल सके।
ज्यादा से ज्यादा क्या होता है बंगाल में, हमने कई बार पिछले कई महीनों से इसके ऊपर बात कर रहे थे कि ये जो पंचायत चुनाव में गांव के लोगों को बूथ तक पहुंचाने नहीं देते हैं, और जो पुलिस है बंगाल की, जो होमगार्ड्स है, जिनको आजकल सिविक पुलिस है, ये 3 तरह के लोग हैं, इन लोगों को पूरी तरह से पार्टी कैडर बना दिया गया है। ये बीजेपी की तरफ से आरोप है, लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही है तो गांव वाले को बूथ तक पहुंचाने का जिम्मेदारी किसका है? ये काम काफी जरूरी है, इसीलिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स काफी जरूरी है, इसी के सुनवाई जारी है। तो ऐसा स्थिति है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें लोग ना मरे, शांतिपूर्ण तरीके से लोग अब खुद का वोट खुद दे पाए। निखिल जी, निश्चित तौर पर अगर वोट ना डालने को मिले तो इससे बड़ा लोकतंत्र का माहौल क्या हो सकता है। और जब कहते हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं गार्जियन है अपनी जगह पर लोकतंत्र की, और ऐसे में जब कहते हैं कि मेढ़ ही खेत को खाने लगे तो उसका कौन रखवाला होगा। फिलहाल निश्चित तौर पर और सारी जो एजेंसीज हैं और जो लोग हैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग ज़रूर इसमें सामने आएंगे, और उम्मीद की जा रही है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो अपना वोट जो है वो ज़रूर डाल सकेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि अखाड़े की लड़ाई में सियासत क्यों। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे कि अखाड़े की लड़ाई में आखिर सियासत क्यों और सियासत का क्या लाभ हानि रहे, इस पर भी चर्चा करेंगे। किस तरह से इसने खेल को नुकसान पहुंचाया है। रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के पिता ने अपना बयान बदल लिया है, और उसके बाद ही पूरा डिस्कोर्स जो है वो बदल गया है। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि किस तरह की सियासत ये चल रही थी। दिल्ली पुलिस की SIT बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रही है। नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने यौन उत्पीड़न का बयान बदलकर मजिस्ट्रेट के सामने बृजभूषण शरण सिंह पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। दरअसल महिला पहलवान ने अपना बयान बदला है और पिता ने इस बात की जानकारी दी है। मालूम हो कि नाबालिग के यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब परिवार किसी भी यौन उत्पीड़न की बात से मुकर गया है। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं। क्या फिर प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल का अविलंब गिरफ्तारी का मांग सियासत नहीं तो और फिर क्या थी? बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन को पहलवानों ने 15 जून तक स्थगित किया है, लेकिन सवाल कायम है कि बिना जांच के अपनी जिद मनवाने का प्रयास क्यों? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने SIT गठित करके जांच प्रक्रिया शुरू की थी। फिर राकेश टिकैत की खाप पंचायत से धमकी क्यों? ये बार बार खाप की धमकी, किसान आ जाएंगे, ट्रैक्टर आ जाएंगे, उसकी धमकी क्यों थी? यानी हर प्रदर्शन में अपनी पैच बनाने को उतारू आंदोलन जीवी इसे सरकार विरोधी मंच बना देते हैं। कोई भी मौका पाते हैं तो उसको सरकार विरोधी मंच बनाते हैं। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद पहलवानों ने कई मुद्दों पर सहमति दिखाई है। आज नए पहलवान एशियन गेम्स की तैयारी में भी जुट गए हैं। फिर जंतर मंतर पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने इसे एंटी बीजेपी मंच क्यों बनाया? तो एंटी बीजेपी मंच बनाने की एक कवायद चलाई गई थी विपक्षी दलों की ओर से। कांग्रेस से लेकर के उसमें तमाम दल शामिल हुए थे। 27 अप्रैल को ओलंपिक एसोसिएशन ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर रेसलर एसोसिएशन को भंग कर दिया था। ये खिलाड़ियों की मांग पर था और 45 दिनों के अंदर चुनाव कराने का ऐलान भी किया था। फिर मेडल को गंगा में विसर्जित करने का दबाव क्यों बनाया गया था? ये सारे सवाल हैं जो अब पूछे जरूर जाएंगे और इसका जवाब देना होगा, चाहे वो राजनीतिक दल ही क्यों ना हो। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बनी सहमति के मुताबिक 30 जून तक रेसलर एसोसिएशन के चुनाव पूरे हो जाएंगे। इसमें बृजभूषण का परिवार शामिल नहीं होगा।
लेकिन जो सहमति पहलवान सरकार के साथ बातचीत से निकाल सकते थे, तो फिर देश के सम्मानित अखाड़े को सियासी अखाड़े में तब्दील करने की कोशिश क्यों हुई? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, इसका जवाब मिलना बाकी है। तो इस पर निश्चित तौर पर सवाल बहुत सारे हैं और इस पर जवाब लिया जाएगा। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनके साथ ही साथ राकेश थापलियाल जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। और विजय कौशिक जी जो कि नेता कांग्रेस है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है विजय कौशिक जी आपका भी। और विनोद जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करने चाहें। सवाल बहुत सारे हैं, अभी आपने हमारी रिपोर्ट सुनी होगी, बहुत सारे सवाल हैं और ये सिर्फ सियासी दलों से नहीं, पहलवानों से भी है। किस तरह से इसका आकलन करते हैं अब, जबकि एक नाबालिग पहलवान के पिता ने ये जानकारी दी है कि बयान बदल लिए गए हैं? देखिए, आपने जो अपनी रिपोर्ट बताई, मैं उसी के सिलसिले में, अगर आपने टाइमलाइन भी उसमें काफ़ी कुछ दर्शाने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो रेसलर थे हमारे सम्मानीय और देश के गौरव वो पहलवान थे। सारे देश को आप कह सकते हैं कि उनके खेल और उनके प्रदर्शन पे नाज है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके प्रदर्शन 45 दिन से चला हुआ उनका ये धरना और आंदोलन एक तरह से ये सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। इसकी जिम्मेदारी की बात जब आप करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन पहलवानों को भी लेना पड़ेगा और उन सारे आंदोलन जीवी को भी लेना पड़ेगा जो इस सब में बेताब थे कि मोदी गवर्नमेंट का जो खेलो इंडिया और फिट इंडिया का मूवमेंट इतना सक्सेस हुआ कि आप उसका नतीजा देखिए कि यही भारत है जो 2014 से पहले यहाँ एक मेडल के लिए हम तरसते थे। आज यहाँ गोल्ड मेडल की आप देखिए, ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, उसमें झड़ी लगती है जी। तो ये खेलो इंडिया और फिट इंडिया कैंपेन का जो इतना एक बड़ा कैंपेन था और इसका जो एक मोटिव था कि गांव से दूर दराज के लोगों को, युवाओं को इसमें प्रेरित करना और वो खेलों के प्रति एक पॉजिटिविटी आना, और इसका सकारात्मक प्रभाव आपने देखा। लेकिन उसको, उस चीज़ के, उस इम्पैक्ट को, उन सारी चीज़ों को एकदम धता बताने के लिए ये सारी योजनाओं को लेके ये धरने पे, सिर्फ 45 दिन के धरने पे आप देखिए, एक बार पलट आप अगर फाइल में देखें उसको, अगर थोड़ा सा उस चीज़ पे नज़र डालेंगे तो आप देखिए वहाँ क्या नहीं हुआ। सिर्फ एक पहलवान एसोसिएशन में आप कह सकते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ ये धरना था और ये धरना होते होते मोदी विरोध की वहाँ पे आवाज़ होने लगी। वहाँ पे आप देखिए कि बीजेपी के विरोध से लेके इतना ही हुआ कि पूरा लगा कि पूरा हरियाणा ठप हो जाएगा। सारे बॉर्डर पे किसान पंचायत और खाप पंचायत के लोग यहाँ पे जुटने लगे थे। तो आखिर ये जो मकसद होता है इनका कि सरकार की कोई भी ऐसी योजनाएं जो वहाँ लोगों में, वो युवाओं में, खास करके वहाँ गाँव के ग्रामीण अखाड़ों में जब उनकी पहुँच होती है, उनसे सरकार का संवाद होता है। आज आप देखिए कि नए एशियन गेम्स की तैयारी की जो बात कल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे थे, ये पहली बार है कि भारत से 600 से ज़्यादा उसमें खेल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 450 करोड़ का बजट उसमें सिर्फ तैयारियों के लिए दिया गया है। तो ये भारत है आज का, ये खेलो इंडिया फिट इंडिया का, और उसको किस बात से ये लोग गुमराह करते हुए नजर आए, उसकी चीजें आज हम लोगों ने परत दर परत खुलते हुए, जब नाबालिग लड़के के पिता ने इस बात को कह दिया कि कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ था, जो यौन उत्पीड़न की जो बात थी वो सब बेकार थी और वो सब झूठ थी। तो शायद अब उनको, अरविंद केजरीवाल को और प्रियंका गांधी को खास करके, जो पोस्को एक्ट का हवाला देते हुए उसको धरने पे मांग कर रहे थे कि ब्रिजभूषण शरण की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो उनको आज माफी मांगनी चाहिए। निखिल जी, निश्चित तौर पर विजय कौशिक जी से इसका जवाब ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, आपको नहीं लगता है कि इस मामले को भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने इसको ठीक से डील नहीं किया और अपने विरोधी में, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से निकल ना जाए, इस चक्कर में, इस पूरे मामले में बहुत ही इसको अपरिपक्व तरीके से डील किया और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस समेत जो दूसरे दल हैं वो एक्सपोज हो गए हैं? निखिल भाई, सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पहलवानों का कोई अपना वोट बैंक नहीं है कि जो हम वोट बैंक की राजनीति उनके नाम पर करें। वो जो धरने पर बैठी थी वो हमारी बहन बेटियां थी। उन्होंने एक अपील देश के हर एक आदमी से की थी कि आज उन्हें सरकार से न्याय नहीं मिल पा रहा यौन उत्पीड़न के इस मामले में, और जो भी पार्टियां, जो भी राजनीतिक लोग उनका सहयोग करना चाहते हैं तो वो आए। तो उस कड़ी में प्रियंका गांधी जी वहां पर गई, हमारे नेता भूपेंद्र हुड्डा जी वहां पर गए, दीपेंद्र हुड्डा जी गए। तो मुझे बताइए, कल को जब देश की जनता हमसे पूछती कि भाई जब बहन बेटियां न्याय मांग रही थी और अपील कर रही थी हमारी मदद करो, तो उस समय कांग्रेस के नेता कहाँ थे?
तो हम क्या जवाब देते अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी और वर्तमान में भी। तो इसलिए हमारे नेताओं को जाना पड़ा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इनकी आवाज को बहुत अच्छे तरीके से उठाया और हमारा मकसद इन्हें न्याय दिलाना था। हमें ब्रजभूषण को फांसी पर चढ़ाना नहीं था। हमारा मुद्दा केवल ये था कि जो बहन बेटियां बैठी है न्याय के लिए, सरकार मुकदमा लेकिन मुद्दे का पता करने, जब सरकार विजय जी बार बार कह रही थी कि जांच हो रही है, थोड़ा धैर्य रखिए, तो वही तो मैं बात कह रहा हूं कि अपरिपक्वता से इस मामले को डील किया गया कि कहीं ऐसा हो ना सरकार विरोधी ये मौका हाथ से निकल जाए और हम चूक जाए। तो इसलिए इस खिलाड़ियों के साथ ज्यादा खड़े होने से ज्यादा लगातार इस बात की मांग की गई कि पहले गिरफ्तारी करें फिर बात करेंगे। निखिल भाई, सबसे पहले जब पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति अथवा किसी सामाजिक संगठन के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। लेकिन जब सरकार के भरोसे के चलते वो वहां से उठ गए और 3 महीने उन्हें बीत गए और जब वो दोबारा आकर बैठी बहन बेटियां, तो उन्होंने झोली फैलाकर मदद की भीख मांगी थी। इससे बड़े शब्द में नहीं कह सकता। तो उन परिस्थितियों में अगर हमारे नेता दौड़कर उनकी मदद के लिए गए, प्रियंका गांधी ने क्या पाप किया था, अपने भूपेंद्र हुड्डा जी हाँ, निखिल, मैं विजय जी के देखिए हमारे पास निखिल जी आ रहा हूँ आपके पास। जी निखिल, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा विनोद जी उनको अपनी बात पूरी कर लेने दे। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। हमारे नेता कोई सीबीआई के डायरेक्टर तो है नहीं, कोई सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर तो है नहीं कि जो हमें पहले जांच करनी चाहिए। अच्छा, तो आप यानी कि किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया तो आप सीधे पहले कान की भी आपने कान नहीं देखा, कौवा पीछे भागे। अब ये इसका ये तर्क तो यही है कि आपको दोनों पक्ष देखना चाहिए। आपको जांच का ये बताइए, जब जांच हो रही थी, चलिए विनोद मिश्रा जी से इसमें इंटरवेंशन लेते हैं। विनोद मिश्रा जी, आप कुछ बात कह रहे थे जी। निखिल, मैं सबसे पहले तो हमें इस बात का है, आज के हमारे डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, शायद वो बेहतर तरीके से विजय कौशिक का जवाब दे पाते। लेकिन मेरा ये सीधे सीधे कहना है कि विजय कौशिक जिस लाइन को ले रहे हैं तो वो हरियाणा से हैं, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ये जो बात शब्द बह रहे थे, ये अपमानित भरा शब्द पहलवानों के लिए कर रहे थे कि भीख मांग रहे थे, वो आंचल फैला रहे थे। उन्हें शर्म होनी चाहिए इस बात को लेके। वो देश की बेटी है और देश के सम्मानित खिलाड़ी हैं, चाहे वो फोकट हो, चाहे मलिक हो, कोई भी हो। ये देश के गौरवान्वित करने वाला उनका एक क्षण रहा था। ओलंपिक से लेके, एशियाड खेल से लेके आप कॉमनवेल्थ गेम में लेके उन्होंने देश का शान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। उन खिलाड़ियों को लेके वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो अनर्गल बात कर रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता होते तो शायद बेहतर उनका जवाब देते। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपने अपना जवाब दे दिया है। रही बात, सीधी सीधी बात यह है कि अब ये बात जब सरकार से और उनके संवाद में जब बात चल रही थी तो अचानक इस तरह की सिचुएशन क्यों बनी। विजय जी को शायद ये बात पता होगा कि 18 जनवरी से आप ये धरना का ये माहौल बनने लगा था। और आप देखिए 18, 19, 20 में आते आते सरकार ने उनकी एक मांग मान ली थी। उनके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, वही कमेटी में उनके पसंद के जो लोग थे वो दिए गए थे। आपको 21 जनवरी का वो घटना याद होगा जिसमें यही अनुराग ठाकुर खेल मंत्री थे। उन्होंने पूरे दिन इनका इंतजार करते रहे कि ये आएंगे और अपनी बात रखेंगे, उन्होंने नहीं रखा। वो सिर्फ यही बात कहते रहे कि उस लड़की का जो नाबालिग पहलवान है उनका यौन शोषण हुआ है, पॉस्को एक्ट में उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आज उसका नतीजा देखिए कि उसके सबसे बड़ी बात है विनोद जी की सामने में बयान दे रहा है कि ये बात गलत थी। सिर्फ ब्रिजभूषण पे आरोप उन्होंने लगाया कि उनके साथ में भेदभाव। तो ये जो दंगल का जो अखाड़ा था, इसमें जो सियासत कूदी, उसकी वजह से खेलों को कितना नुकसान हुआ ये भी समझने की जरूरत है। विजय कौशिक जी, बहुत जल्दी से आप अपनी बात खत्म करिए, मुझे अभी राकेश जी के पास जाना है महत्वपूर्ण सवाल के साथ जी। इस देश में एफआईआर का अर्थ यह है प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि आप कोई भी शिकायत लेकर जाते हैं तुरंत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन खिलाड़ियों के मामले में नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। जांच के बाद भी मुकदमे दर्ज होते हैं, जांच के बाद भी मुकदमे दर्ज होते हैं। और वही वो बात कह रहे थे। सुनिए तो सही, देश की सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। तो ये न्याय के लिए भीख मांगना हुआ। निश्चित तौर पर अगर न्याय देने वाले उनको पता होनी चाहिए, कमेटी भी इसी जांच के लिए बनी थी और वो खिलाड़ी के सहमति से ही वो कमेटी बनी थी जिसमें खिलाड़ी के ही पसंद के लोग थे। देखिए, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि जो कानून की एक प्रक्रिया है उसके तहत पहले दिन एफआईआर दर्ज हो जाती, फिर जांच हो जाती। दिक्कत क्या थी? सरकार नहीं, तो आप तो ये भी बात कर रहे थे विजय जी, एफआईआर में सबूत भी दिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती, गिरफ्तारी करने वाले लोगों के सामने रखा जाता है।
ठीक है, तब आप कहते जी गलती हो गई, तो वही तो बात हो रही। चलिए खेलों को दरअसल इसी सियासत की तो बात कर रहे हैं। राकेश थापलियाल जी, आपसे जानना चाहेंगे जी। मेरा सवाल ले लीजिए। हाँ, नहीं, अभी आप अभी राकेश थापलियाल जी के पास जाते हैं। अभी राकेश थापलियाल जी के पास जाते हैं। बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस पूरी सियासत में, जिसको अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो रंग है, जो चढ़ा हुआ, वो उतरा नहीं है, कि ये जो हमारा कुश्ती का खेल है, कितना बड़ा झटका उसके लिए रहा ये पूरा प्रकरण, ये पूरा जिस तरह से चल रहा है, और अभी भी शायद उस सदमे से उभरने में उसको टाइम लगेगा। मैं कुश्ती खेल की बात कर रहा हूं हिंदुस्तान में। देखिए निखिल जी, सबसे बड़ी चीज है कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो बड़ा मतलब खराब रहा भारतीय खेलों के लिए। कुल मिला के कुश्ती में हमारे इतने पदक आ रहे थे, इतना अच्छा माहौल कुश्ती में बना हुआ था कि हमारे ये पहलवान एशियन गेम्स में जाते हैं, उसके बाद ओलंपिक्स में अगले साल होने हैं, तो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अब निश्चित रूप से हमारे प्रदर्शन में कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आएगी, क्योंकि देखिए अभी ये पहलवान सब धरने पर है। हमारे देश के शीर्ष पहलवान, ओलंपिक में मेडल जीते हुए पहलवान, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हुए ये पहलवान है। और आपको मैं बताऊं कि एशियन गेम्स बिल्कुल सर पे खड़े हैं। सितंबर अक्टूबर में एशियन गेम्स होने हैं चाइना के अंदर, और उनके लिए 15 जुलाई तक सारे भारत का जो दल जाएगा उसकी सूची वहां की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को चली जानी चाहिए। अब ये पहलवान बोलते हैं कि हमें कम से कम 1.5 महीना लगेगा वापस अपने उसमें आने के लिए, पूरी लय में आने के लिए, फिर ट्रायल हम देंगे, लेकिन उतना समय अब बचा नहीं है। तो जो कुछ भी करना है इनको जल्दी जल्दी करना है, अपनी फिटनेस को लेके, अपने अभ्यास को लेके। तो ये पहलवान भी अब देखिए समझ रहे हैं, और 15 जुलाई से पहले इनको ट्रायल्स वगैरह में भाग लेना होगा, ट्रायल्स को क्लियर करना होगा। 30 जून तक जैसा खेल मंत्रालय ने बोला कि भाई चुनाव भी करा दिए जाएंगे रेसलिंग फेडरेशन के, और 15 जून तक जो चार्जशीट वगैरह होनी है वो हो जाएगी। कानून अपना काम करेगा, लेकिन खेल का बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया। और इन पहलवानों को अब ये समझ आ गया है कि ये जो विपक्षी पार्टियों की मदद लेके, विपक्षी पार्टियों की मदद से मामला ऐसा उलझ गया, क्या पहलवान समझ गए हैं कि इसको सरकार ही सुलझा सकती है। इसलिए देखिए सरकार के साथ पहलवानों की बातचीत शुरू हुई, पहले गृह मंत्री के साथ हुई, फिर खेल मंत्री के साथ हुई। और मैं आपको ताजा खबर बता दूं कि आज धरने पे बैठी पहलवानों में से एक महिला पहलवान पुलिस के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह के दिल्ली के अशोक रोड स्थित घर में भी गई है। अब वो ब्रिजभूषण से बातचीत करने गई है या एसआईटी की जांच के तहत कुछ वहां पर, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन का कार्यालय भी रहा है, उसके लिए गई है। लेकिन कुल मिला के ये लग रहा है कि पहलवानों को ये समझ आ गया कि जितना मामला जो उलझ गया है इसको सरकार ही सुलझा सकती है, और तभी उनका भविष्य निखर सकता है। जो ये कंप्लेंट वापस हुई, ये सारी कंप्लेंटें सोची समझी एक राजनीति के तहत दर्ज कराई गई है। मैं ये नहीं कहता कि पहलवानों ने जो तथ्य उनके गलत होंगे या उसमें आरोपों में सच्चाई नहीं होगी, इसके लिए तो कानून काम कर रहा है, अदालतें इसका फैसला करेंगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, जांच चल रही है, सब कुछ है। लेकिन ये मामला ऐसे उलझ गया, और सारी विपक्षी पार्टियों ने, चाहे वो खाप पंचायत हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो नरेश टिकैत हो, चाहे दूसरे नेता रहे हो, सबने पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई, इनके तवे पे रोटियां सेकी। जब ये पहलवान पिटे पहले दिन, तो केजरीवाल के विधायक वहां पर थे जो पलंग लेके पहुंचे, वो वहां से निकल गए, और पिटे कौन? पहलवान पिटे। वहां पर पहलवानों पे अत्याचार हुआ, उन पे चोटें लगी, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब पहलवानों ने पार्लियामेंट पे प्रदर्शन करने की कोशिश की, उनके साथ जो पुलिस के साथ जोर आजमाइश हुई, उसमें कौन नेता थे उस समय इनके साथ? कोई भी नेता नहीं था, सिर्फ ये पहलवान वहां पर इनके साथ हुआ जो कुछ हुआ दुर्व्यवहार। तो झेलना इन पहलवानों को पड़ा। अब इनके कैरियर का नुकसान हुआ तो किसका होगा? पहलवानों के कैरियर का नुकसान होगा, किसी नेता के कैरियर का नुकसान नहीं होगा। नेताओं ने तो मंच पे अपना नाम चमकाया, इनके कंधे पे अपनी बंदूकें चलाई, सरकार को धमकाने का काम किया, डराने का काम किया, और जो एक देश में सरकार विरोधी माहौल बनाना था वो इनके खाप पंचायतों ने और दूसरे राजनीतिक दलों ने यहाँ पर किया। लेकिन सारा नुकसान इन पहलवानों का हुआ, जबकि जो भी इनके आरोप है वो अदालतों में जाके साबित होंगे, अदालतों के हिसाब से उसमें सजा मुकर्रर होगी। कोई भी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है, जो कुछ होगा कानून ने तय करना है। जी बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल है, बड़ा नुकसान हो गया खेल के हिसाब से। जी बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल है कि दरअसल जो सबसे बड़ा नुकसान है वो खेल को और पहलवानों को हुआ है। विजय कौशिक जी, आप अपनी बात रखिएगा, उसके साथ ही साथ आपको लगता है कि जब इतनी बड़ी बातें की गई, पहलवानों को भी नुकसान हुआ, खेल को भी नुकसान हुआ, कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों को इस पर माफी मांगनी चाहिए? कम से कम ये कह दें कि हमसे आकलन करने में गलती हो गई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हमारी सरकार आने पर इन मामलों की दोबारा से जांच होगी, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं मानेंगे पर पहलवानों को डरा धमका कर इनके बयान बदलवा रही हो, पहली बात।
दूसरी बात ये, जब कई महीनों से पहलवान धरने पर बैठे हुए थे, जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, खुद ये जो हमारे साथ में खेल विशेषज्ञ हैं ये भी मान रहे हैं कि पहलवानों के साथ बहुत बहुत बड़े दुर्व्यवहार हुए। आज उन दुर्व्यवहार करने वालों वही तो बात वो कह रहे हैं। दरअसल आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। राकेश जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, राकेश जी ये कह रहे हैं कि सियासत की गई और जहां पर जब पुलिस सामने आ गई तो वहां पहलवानों को छोड़कर भाग गए नेतागण। सियासत तो भाजपा ने की कि पहले उन्हें न्याय के लिए सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया और बाद में साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग करते हुए उनके बयान बदलवा दिए। कौन सी बड़ी बात है भाजपा के लिए ये काम करना? अच्छा, मजिस्ट्रेट के सामने कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि बयान बदलवा दिए गए। विनोद मिश्रा जी, बयान बदलवा दिए गए ऐसा कह रहे हैं, ये आरोप है। उनके परिवार को धमकी दे दी हो, कौन सी बड़ी बात है भाजपा के लिए? आपके पास कोई सबूत है कि धमकी दी गई? विजय जी आप एक बार सुन ले तो वैसा बेहतर हो, क्योंकि आप दिनों में बैठे हुए आ जाएंगी चीजें। विजय जी आप एक बार सुन लीजिए। देखिए आप निखिल, आप टाइमिंग देखिए इस हर चीज़ का। जो यहाँ भारत में आजकल जो ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे एक टाइमिंग को भी हमें देखना पड़ेगा। राकेश जी बहुत बढ़िया इसका डिस्क्राइब किए हैं। राकेश जी आ रहा हूं आपके पास। ये जो सियासत है उसका खेल को देखिए और इस धरना प्रदर्शन को देखिए और ये आंदोलन जीवी देखिए। अब आप देखिए कि उन चेहरों को देखिए जो आपको किसान आंदोलन में 1 साल तक दिल्ली के सांसें बंद करके रखे वाले लोग, वो वही चेहरे थे जो इस खेल में आप इस देखिए कि रेसलर के साथ में इस धरने पे कूद गए थे। तो ये आंदोलन जीवी लोग जो है उनको किस तरह से मौका मिलता है चीज़ों को देखिए कि आज हरियाणा में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस बात को लेके कि रेसलर्स चूंकि हरियाणा से हैं और उनका एक वहाँ पे एक परिवार से और उनके समाज से उनका नाता रिश्ता है, तो एक तरह से हरियाणा के लिए उन्होंने एक बिग शॉट मान लिया इसको और हरियाणा के सारे लीडर इसमें कूद गए। अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा में अपनी पैर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। उनके जो वहाँ प्रभारी हैं उन्होंने एक तरीके से इसको एक कैंपेन छेड़ा और इसके कंपटीशन में आप देखिए कि उनके सारे लोग, इनके जो दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे थे, इतने सीनियर लोग हैं और उनका कैंपेन देखिए कि बॉर्डर घेरने से लेके उन्होंने हरियाणा तक को भी चक्का जाम करने का कई बार आंदोलन की बात उन्होंने की। अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए उन्होंने तैयार किया कि हमको चक्का जाम करना है। तो सीधी सी बात है कि जो बात पिछले दिनों अनुराग ठाकुर जी से बात हुई है इन पहलवानों की, या गृह मंत्री अमित शाह से बात करके जो सहमति बनी थी इनकी, ये बात तो आज से 3 महीना पहले सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार थी। फिर ये धरना पे बैठने का मकसद क्या था? तो चूंकि इन सारे आंदोलन जीवी को सूट करता था, आपको याद होगा पिछले साल के किसान आंदोलन का, कि ये सारे धरना पे बैठे हुए जो आंदोलन जीवी थे, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा ये गैर राजनीतिक ये आंदोलन है, गैर राजनीतिक हमारा संगठन है, लेकिन जहां जहां बीजेपी के अगेंस्ट में वहां पे सरकार चुनाव हुई स्टेट में, देखिए यही राकेश टिकैत हैं और यही किसान एसोसिएशन के नेता है कि वहां जाके उन्होंने पूरी तरह से दमखम से बीजेपी को हराने की अपील की। यूपी से लेके पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में आप देख लीजिए। ये सीधे सीधे मतलब आप ये देखिए कि उनका काम, वो सीधे एक अपने को एक काम उनको मिल जाता है। जैसे जहां ये एक सिंपल एक उदाहरण आप देखिए, इसीलिए आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कुछ पहलवानों का आंदोलन था और इस आंदोलन को कहां से आपने दिल्ली से उठा के और सीधे हरियाणा तक ले गए। आप सीधे इसको इस तरह से ले गए, उसमें क्या यौन उत्पीड़न क्या चीजें, ये अभी जांच में है, इसमें सारी चीजें ये होना अभी खुलासा होना बाकी है। जो बात अभी राकेश जी कह रहे थे कि अभी जो एक महिला पहलवान को लेके दिल्ली पुलिस वहां पे गई है ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ में, वो भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। एसआईटी उसमें 1-to-1 कराने के लिए कोशिश में ये सारी चीजें कर रही है। तो जो उसके पास में एक टाइम फ्रेम है जो मंत्री जी के साथ में बैठक में दिया गया था कि 15 तारीख तक से पहले दिल्ली पुलिस को चार्जशीट करना है, ये इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे, ये दिल्ली पुलिस की जांच को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये कौन लोग थे? ये सीधे सीधे राकेश टिकैत थे, ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल थे, ये प्रियंका गांधी थी, रॉबर्ट वड्रा थी। कितने लोगों का नाम ले जो सीधे सीधे एक ही साथ में एक ही सांस में कह रहे थे कि ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो, बिना जांच की गिरफ्तारी। उस समय तो कंपटीशन था, उस समय तो विनोद जी कंपटीशन था कि कौन उस मंच को साझा करता है और कौन खिलाड़ियों का हमदर्द बनने की, दिखाने की ज्यादा कोशिश करता है। फिलहाल राकेश थापलियाल जी, आप बहुत देर से कुछ बताना चाह रहे हैं, उसके साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं, उनका विश्वास भी टूटा है। एक समय था, आपको याद होगा, जब हम एक मुहावरा कहते थे बचपन में कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वो जो मुहावरा था या जो कहावत थी, ये इस समय के साथ इस दौर में बदल गई थी और कहा जाता था कि भाई खेलोगे कूदोगे तो खराब नहीं बनोगे। लेकिन एक बार फिर पेरेंट्स कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जब इस तरह के
आरोप लगेंगे और इस तरह की सियासत होगी? देखिए, जिस तरह के आरोप लगाए गए उससे ऐसा माहौल पूरे देश में बना, पूरे देश में ये संदेश जा रहा है कि वाकई में जो लड़कियां हमारी खेलती हैं, बेटियां, उनके साथ कुछ ना कुछ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता रहता है। तो ये एक बहुत ही गलत संदेश गया, जबकि स्थितियां ऐसी है नहीं। और अगर ऐसी होती तो हमारे देश में जो बेटियों ने इतना नाम कमाया है, स्वयं अगर हम देखें साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, इन्होंने जो देश में इतना प्रदर्शन किया, देश में इनको इतनी सुविधाएं मिली, सब कुछ हुआ, तो वो ये सब ये नहीं कर पाती अगर ये सब चीजें चल रही होती तो। और जो कौशिक जी ने बोला कि भाई पहलवान डरे हुए हैं, पहलवान देखिए कभी किसी से डरते नहीं है। मैंने 12 साल पहले जब ब्रिजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष बने थे रेसलिंग फेडरेशन के, मैंने तभी इनको कहा था कि आप ध्यान रखना, ये पहलवान है, बड़े बड़ों को चित कर देते हैं। तो पहलवान किसी से घबराते नहीं है, पहलवान डरते नहीं है। और जहां तक धरने प्रदर्शनों की बात है कौशिक जी, कांग्रेस के जमाने में भी धरने प्रदर्शन होते थे और यही पहलवान अर्जुन अवार्ड लेने के लिए शास्त्री भवन के बाहर धरने पे बैठते थे, राजघाट पे धरने पे बैठते थे। सुनील दत्त साहब जब खेल मंत्री थे, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी अनुज कुमार पहलवान, अर्जुन अवार्ड न मिलने पर वो राजघाट पे धरने पे बैठ गए थे। तो धरने प्रदर्शन ये पहलवान कांग्रेस के जमाने में भी करते रहे और पहलवान किसी से डरते नहीं है। लेकिन आप देखिए सबसे बड़ी चीज, इन पहलवानों ने जो दूसरा धरना हुआ था शुरू, इन्होंने कहा था कि हमारे फैसले अब बड़े हमारे जो बुजुर्ग हैं, नेतागण है, इनसे पूछ के हम करेंगे। लेकिन अब ये पहलवान सरकार से बात करने जा रहे हैं तो उनको पता भी नहीं चल पा रहा कि ये बात करने के लिए गए हैं, वो नाराज हो रहे हैं। तो क्योंकि ये पहलवान इतने दिनों में ये समझ गए कि भाई ये सारे तमाम जो नेतागण हैं, चाहे वो खाप पंचायत हो चाहे दूसरे पॉलिटिकल लोग हो, ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पहलवानों का तो हित हो नहीं रहा। धरने पे पहलवान बैठ रहे हैं, रातें उन्होंने वहां पे काली की, धरने पर जो भी उनको दिक्कतें परेशानियां हुई उन्होंने झेली है, किसी नेता ने तो झेली नहीं है। जहां तक हरियाणा की बात है, दीपेंद्र हुड्डा इसलिए उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि ब्रिजभूषण शरण दीपेंद्र हुड्डा को हरा के ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे, तो वो फिर से इस पे एक तरह से काबिज होना चाहते हैं। तो ये पहलवान अब बिल्कुल सही राह पर हैं और ये समझ गए हैं कि इन नेताओं से उनका हित नहीं देखा जा रहा, वो इनका हित नहीं देख रहे, बल्कि अपनी रोटियां सीख रहे हैं। और जब ये पहलवान खुद सरकार इनके साथ 1-to-1 बातचीत करने को राजी हो रही है, तो फिर इन नेताओं की वजह से मामला उलझ गया है। अब सुलझा सिर्फ सरकार ही सकती है, पहलवानों का समझ आ गया है, इसीलिए वो अब जो है सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका एक सही हल निकलेगा। एशियाई खेल हमारे सिर पर है। आप देखिए एशियाई खेल में अगर मेडल कम होते हैं, जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाएंगे उनको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, उनको नौकरियों में पदोन्नति में उनका फर्क पड़ता है। तो हमारा बहुत नुकसान होता है अगर ओलंपिक के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होंगे, अगर हम उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे हमारे पहलवान, तो ओलंपिक में नहीं जा पाएंगे। ओलंपिक में पदक जीतने पर जो मान सम्मान मिलता है, जो देश का मान सम्मान होता है, जो खिलाड़ी का मान सम्मान होता है, जो खिलाड़ी को आर्थिक लाभ मिलता है, जो खिलाड़ी को नौकरी में फायदा मिलता है, और लाखों करोड़ों जो पहलवान है देश पे उभरते हुए वो प्रेरित होते हैं इस खेल को अपनाने के लिए, तो उनका भी बड़ा नुकसान है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है, जब हम खेलों का एक पूरा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये इनाम इसीलिए दिए जा रहे हैं। हमारे पास समय खत्म हो चुका है विजय कौशिक जी, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं 15 सेकंड में कह लीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खिलाड़ियों के लिए जो नीतियां चलाई थी, आज ये सरकार उन खिलाड़ियों को कुचलने का काम कर रही है, उनको डर दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा। चलिए अब आप राजनीतिक एजेंडा चलाने लगे विजय जी, बिल्कुल राजनीतिक एजेंडा चलाने लगे। अब उसके बाद अगर मैं अभी विनोद मिश्रा जी को कह दूंगा तो वो खेलो इंडिया यूथ गेम से लेकर के, या राकेश थापलियाल जी को बताएंगे तो वो इस सरकार की योजनाएं गिनाने लगेंगे। हम इस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे थे, लेकिन एक बात मैं फिर बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इस बात पर विचार करिएगा विजय जी और जो बाकी हमारे पैनलिस्ट हैं, कि कम से कम सियासी दलों को जो मामला है उसकी संजीदगी, उसकी गंभीरता को समझना चाहिए और इस तरह के मामले किस तरह से हमारे खिलाड़ी, हमारे खेल, हमारे जो देश का जनमानस है उसको कितना आघात पहुंचा सकते हैं। आपकी जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की जो सियासत है वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस पे सभी को सोचना चाहिए कुछ बोलने से पहले, उस सियासत पर आगे बढ़ने से पहले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, विनोद मिश्रा जी आपका, विजय कौशिक जी आपका और राकेश थापलियाल जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है, खबरें जो आपको दे नया नजरिया,
खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां पर सरकारी योजनाओं में लूट का आरोप आया है, उसका बड़ा खुलासा हुआ है। उस खबर की चर्चा करते हैं। झारखंड में सरकारी योजनाओं में लूट के सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं। किसानों से लेकर छात्रों तक की योजनाओं के पैसे डकारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम में धन निकालकर फर्जी डेटा बनाया गया। तो इस बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से किसानों की जो योजनाएं हैं उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। किसानों के आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया, उन्हें लाभार्थी दर्शाकर करोड़ों रुपए की रकम हजम कर गए घोटालेबाज। नए उपकरण धूल खा रहे हैं। किसानों को यह पता भी नहीं है कि निजी कंपनियों द्वारा उनके नाम पर पैसा एकत्र किया गया है। यह कृषि उपकरणों की बात हो रही है। हजारीबाग में चौपारण और 2 पड़ोसी ब्लॉक्स चुरचू और इचक में कई किसानों के लिए यह योजना केवल कागजों पर है। ये योजना कागजों पर चल रही है और हजारों करोड़ रुपए की ये जो योजना रही है उसमें बड़ा बंदरबात किया गया है। यहाँ के जिन 94 किसानों को राज्य सरकार योजना का लाभार्थी होने का दावा करती है, उनमें से केवल 17 वास्तव में ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं। 94 में से केवल 17। धोखाधड़ी और लूट के इस मामले में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की झामुमो कांग्रेस राजद सरकार की नीयत और क्षमता दोनों पर सवाल उठाए हैं। कोडरमा जिले में छात्रों को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति देने के नाम पर भी करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। तो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति देने के मामले में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या गठबंधन सरकार में सियासी प्रभाव के अनुसार लूट की खुली छूट है? ये सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे और बीजेपी भी इस तरह के सवाल पूछ रही है। फिलहाल हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक मौजूद है। कुमार आलोक, सबसे पहले तो आप ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप का ये जो घोटाला है वो बताइए, और किस तरह से ये जो गठबंधन की सियासत है, दरअसल कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि जहां पर इस तरह से गठबंधन की सियासत रहती है वहां पर लूट की खुली छूट हो जाती है, और झारखंड इसका एक जिसको कहते हैं कि अच्छा उदाहरण है। देखिए निखिल, सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या। ये उन क्षेत्रों के लिए है जहां पर जो जल की जो उपलब्धता है वो कम है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा मरुस्थल हम क्षेत्र की अगर बात करें, तो ये ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले इजराइल ने इसे ईजाद किया था और भारत में जब इसको 1960 में लॉन्च किया गया तो उसके बाद लगातार इसकी संख्या बढ़ती गई और जब हम 60 लाख हेक्टेयर में थे, आज हम लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जल की बर्बादी नहीं होती है। मोटर और पाइप के जरिए सीधे पेड़ की जड़ों तक पानी को बूंद बूंद से सिंचित किया जाता है, यहां तक कि खाद का घोल बनाकर के भी उसमें ड्रिप किया जाता है। ये जो घोटाला हुआ है झारखंड में, ये अपने आप में कहें कि असाधारण है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो इस योजना में जो लाभार्थी होते हैं उनको मात्र 10% उनको देना पड़ता है। यानी कि अगर आप 50 हेक्टेयर में अगर आप ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको एक हेक्टेयर में, माफ करेंगे जी, 1 हेक्टेयर में अगर आप ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट का प्रयोग करते हैं तो आपको 50,000 रुपया दिया जाता है। यहां पर हुआ यह है कि जो आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनवा करके और उस पर दस्तखत करवा करके उनको कहा गया, उनको ये प्रलोभन दिया गया कि आप 2,000 रुपया आप दें, आपके यहाँ ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट ले आएंगे या आपको हम लाभान्वित करेंगे सरकारी योजनाओं से। उनको कुछ पता नहीं था। और जैसा कि आपने डेटा में बताया कि 2-3 जो ब्लॉक हैं हजारीबाग के, जो बड़े ब्लॉक हैं, और उनमें जो 90 लाभार्थी थे, 90 लाभार्थी में से मात्र 17 को ये सुविधा मिली और बाकी का जो पैसा था, बाकी के जो इक्विपमेंट्स है, जो प्राइवेट कंपनीज 29 से लेकर 30 कंपनीज जो प्रोवाइडर थी, इंस्ट्रूमेंट सर्विस प्रोवाइडर थे, जो उनको सर्विस प्रोवाइडर जो थी, तो उन लोगों ने फर्जी दस्तखत करवा करके
ये पैसा हड़प लिया। लगभग ये टोटल अगर हम अमाउंट की बात करें इन ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो 49.73 यानी 49.73 करोड़ रुपया का गबन हुआ है। अब राज्य की अगर हम बात करें तो 2022 से लेकर 2023 तक का जो हम झारखंड में ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट की हम बात करें तो 6049 हेक्टेयर में ये प्रोजेक्ट लागू किया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो 90 लाभार्थी है, एक 3 ब्लॉक का सर्वे हुआ है। 3 ब्लॉक के सर्वे में जब ये बात सामने आई है तो बाकी आप 6,49 हेक्टेयर में जो ये प्रोजेक्ट कागजों पर किया गया है या कितने लाभान्वित हुए हैं, अगर हम इस छोटे से उदाहरण अगर आपने दिया जो 90 लाभार्थी की बात अगर करते हैं तो मात्र उसका आप 6 या 7% लाभार्थी हुए हैं और बाकी का 94% जो पैसा गबन की भेंट चढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि 100% अगर हम 6 लाख हेक्टेयर की बात करें तो 6% अगर हम बात करें कि लाभार्थी को दिया गया होगा पूरे राज्य में, तो ये 94% जो है ये फर्जी दस्तखत करवा करके ये पैसे निकाले गए हैं, जिसमें एजेंसी भी शामिल है, जिसमें दलाल भी शामिल हैं, जिसमें जो गांव का मुखिया होता है वो भी शामिल है। और एक जब ये फॉर्म भरा जाता है तो उसमें मुखिया का भी हस्ताक्षर होता है और एक सरकारी अधिकारी का दरअसल कुमार आलोक, ये केवल ऐसा नहीं कि कुछ एक लोग इसमें शामिल हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि ये 94 में से अगर 17 लोग ही केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लूट, आपने 50 करोड़ का आंकड़ा केवल 3 ब्लॉक्स का दिया है, तो यह संगठित लूट है और कहीं ना कहीं सरकारी प्रश्रय है इसमें। अगर जब सरकारों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की सरकार है वहां पर, वो अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। देखिए वहां पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है बादल पत्रलेख, तो बादल पत्रलेख जो कांग्रेस के एमएलए हैं, हमने जब उनसे बात की तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनका कहना था कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसी गबन की घटना हुई है तो हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये आप 2011 से झारखंड में ये योजना लागू है और पिछले अगर 4 सालों की बात करें जहां हेमंत सोरेन की सरकार है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे वो नरेगा में गबन की बात हो, चाहे वो अभी आपने छात्रवृत्ति घोटाले की बात आपने बताई। तो ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हो और मंत्री महोदय की इसकी जानकारी नहीं हो, ऑफिसर्स की इसकी जानकारी नहीं हो, बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे जो जिसने सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने या तो उनका फोन स्विच ऑफ बताया गया या किसी ने अगर फोन पिकअप भी किया तो कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। तो ये अपने आप में अजूबा है। झारखंड के इतिहास में ये सबसे बड़ी लूट की घटना, सबसे बड़ी गबन की घटना होगी अगर इसको सही तरीके से जांच कराया जाए। जी निश्चित तौर पर, और इसको संगठित लूट का नाम अगर दिया जाए सरकारी प्रश्रय के तहत तो गलत नहीं होगा। कुमार आलोक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद चर्चा करेंगे कि भारतीय छात्रों को मिला अपनी सरकार का साथ। कनाडा में जो डिपोर्टेशन का मामला था उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कनाडा में भारतीय छात्रों को मिला है सरकार का साथ। विदेश मंत्रालय खुलकर सामने आया है। जो भारतीय मिशन है वो कनाडा में जो भारतीय छात्र हैं उनके लिए सामने आया है। कनाडा में पढ़ाई करने गए 700 भारतीय छात्रों को डिपोर्टेशन के मामले में भारत सरकार का साथ मिला है। उनको डिपोर्ट किया जा रहा था, उस पर मंत्रालय सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कनाडा की सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। भारतीय मिशन वहां मौजूद छात्रों की मदद के लिए आगे आया है। कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी CBSA ने 700 भारतीय स्टूडेंट्स के लिए डिपोर्टेशन यानी
देश से निकाले जाने का लेटर जारी किया था। सीबीएसई के मुताबिक इन स्टूडेंट्स के पास जाली एडमिशन लेटर्स हैं, जिसके जरिए इन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया था। तो इस मामले को समझने की जरूरत है। वहीं डिपोर्ट किए जाने के फैसले के बाद छात्र देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि वो जिन एजेंट्स के जरिए कनाडा आए थे, उन्होंने उनके साथ दरअसल धोखाधड़ी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडाई कहते हैं कि वे उस कॉलेज में नहीं पढ़े हैं जिसमें उन्हें होना चाहिए था, और जब उन्होंने वर्क परमिट के लिए आवेदन किया तो छात्र मुश्किल में पड़ गए। शुरू में ही हमने इस मामले को उठाया और हमारा कहना है कि छात्रों ने नेक नियत से पढ़ाई की, उन्हें सजा देना गलत है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना इंटरवेंशन दिया। एस जयशंकर का कहना है कि अगर छात्रों को गुमराह करने वाले लोग हैं तो दोषी पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दोषी पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्र जो है वो बेकसूर हैं कहीं ना कहीं। वहीं पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा कि वो दोषियों के पहचान कर उन्हें सजा देना चाहते हैं। किसी भी पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हम उन्हें उनका पक्ष और उनसे जुड़े सबूत पेश करने का पूरा मौका देंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे देश की पूंजी है, वो कनाडा के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ये कहना है जस्टिन ट्रूडो का, कनाडाई प्रधानमंत्री का। पिछले 5 वर्षों में कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। विदेशी छात्रों में करीब 40% भारतीय शामिल हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो छात्र हैं वो हमारी पूंजी है। दरअसल स्टूडेंट्स का आरोप है कि वो जिन एजेंट्स के जरिए कनाडा आए थे, उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव जुड़ी हुई हैं। मेघना, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से इसमें विदेश मंत्रालय ने इंटरवीन किया है, किस तरह से मिशन मदद कर रहा है, कितना बड़ा ये मामला है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इस मामले में तकरीबन 700 जो स्टूडेंट्स हैं, भारतीय स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ रहे थे, उनका भविष्य इस मामले से जुड़ा है। तो अगर हम देखें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि जो विक्टिम्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय जो कल्प्रिट्स हैं, जो इस मामले में दोषी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जो हाई कमीशन है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो पूरी तरीके, जो कॉन्सुलेट है भारत के कनाडा में, उन्होंने इस मामले को उठाया है। जो वहाँ के अथॉरिटीज हैं उनके साथ इस मामले को उठाया है और कहा है कि जिन लोगों ने इन बच्चों को गुमराह किया है और इनके साथ धोखाधड़ी की है, उन्हें अकाउंटेबल करार दिया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और अगर किसी और जिन स्टूडेंट्स ने, जो ये स्टूडेंट्स हैं जिनका भविष्य अभी मुश्किल में है, उन स्टूडेंट्स ने गुड फेथ में, उन्होंने शब्द यूज किया कि गुड फेथ में जो अपना एजुकेशन परस्यू किया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। उसके अलावा भी हमने देखा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी दिया हाउस ऑफ कॉमन्स में। और अगर हम देखें तो शॉन फ्रेजर जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज और सिटीजनशिप के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से कहा है कि वो इस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इस मामले को एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, जिनका भविष्य अनसर्टेन दिख रहा है, जिन्हें फेक एडमिशन, फ्रॉडुलेंट कॉलेज एडमिशन लेटर्स के साथ कनाडा में कॉलेजेस में वो गए। और उसके साथ ही देखें तो कुछ लोगों ने इनका फायदा उठाया, इन स्टूडेंट्स का फायदा उठाया, और ऐसे जो लोग हैं उनको अपने एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करना पड़ेगा। और उसके साथ ही कहा है शॉन फ्रेजर ने कि जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनका केस कंसिडर फेयरली किया जाए। और इसके लिए वो सीबीएसई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन स्टूडेंट्स को देश से निकालने की बात हो रही थी, और इसके कारण जो विरोध हमने देखा कई जगहों पर, जो प्रदर्शन है, जो छात्र नजर आ रहे थे प्रदर्शन करते हुए कि उनका भविष्य जो है वो अब संकट में आ चुका है, इसलिए कई छात्र प्रदर्शन करके ये कह रहे थे कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्हें इस बात के लिए पनिश ना किया जाए। ये जो एक तरीके से देखें तो पूरा मामला है, जिसे हमारी कॉन्सुलेट जो कनाडा में है, जो हमारे जो हाई कमीशन है कनाडा में, उसने कैनेडियन अथॉरिटीज के साथ उठाया है। जी, निश्चित तौर पर कैनेडियन अथॉरिटीज के साथ उठाया है, उनका भी हम रिएक्शन जानना चाहेंगे। हालांकि जस्टिन ट्रूडो की जिस तरह से बात सामने आई है और उन्होंने कहा कि हम सबूत पेश करने का और जो उनका पक्ष है छात्रों का वो पूरा मौका देंगे, और साथ ही साथ ये कहना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे देश की पूंजी हैं और वो हमारे देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बात समझना होगा कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 40% है।
जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो इन स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है और अभी जो ये 700 स्टूडेंट्स जो हैं जिनका मामला हमारे सामने है, जिनके अगर हम देखें तो जिन फ्रॉडुलेंट एडमिशन लेटर्स जिनके पास थे, और जो बताया जा रहा है कि वो लोग कई ऐसी एजेंसीज के थ्रू गए थे, कोई एजेंट्स के थ्रू गए थे जिन्होंने उनके साथ ये धोखाधड़ी की है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो क्या इन 700 स्टूडेंट्स के केसेस हैं उनको एक फेयर चांस दिया जाए, एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपनी समस्या को सामने रख सकें, और उसके साथ उनके साथ अगर हम देखें तो जस्टिस किस तरीके से हो सकता है उसके ऊपर बेशक काम करना चाहेंगे दोनों। जी एक बात बहुत संक्षेप में आपसे मेघना जानना चाहेंगे कि तमाम बार ये देखने में आता है कि अब एक स्थिति बदल गई है विदेशों में बसे भारतीयों की, और अब जिस तरह से स्टूडेंट्स का मामला एक बार फिर सामने आया है, विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से इंटरवीन किया है, आपको लगता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं जो कनाडा का पक्ष था वो सुनने को राजी हुआ है? बिल्कुल, और इस मामले में इसीलिए हमने देखा कि ना केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हो या फिर उसके अलावा भी जो अन्य एमपीज हैं उन्होंने भी इस पर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है उसको सुनना चाहिए। तो बेशक अगर हम देखें तो इंडियन हाई कमीशन जिस तरीके से लगा हुआ है इन स्टूडेंट्स के भविष्य को सिक्योर करने के लिए, वो उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर असर होता हुआ नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई सकारात्मक परिणाम बहुत शीघ्र निकलेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मेघना देव। और इस वक्त आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।